40 वर्षों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी आश्वासन देती है लेकिन काम नहीं कर पाती है। तो आपके सामने जो गंगा बह रही है गंदगी की, पटवारी की परीक्षा में धांधली हुई, ये तो हम भी मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में कई सीटें बहुत हॉट सीटों में शुमार होती हैं। ऐसी ही हॉट सीटों में से एक है गोविंदपुरा भोपाल की सीट। यह सीट 5 दशकों से ज़्यादा समय से बीजेपी के पास है। बीजेपी का अवैध गढ़ के तौर पे बनी हुई इस सीट को लेकर 4 PM मध्य प्रदेश ने आज इस क्षेत्र की था लेने की प्रयास की है। इस सीट पर क्या वोटरों का रुख है, क्या दावे हैं, प्रत्याशी कितना अपने जो प्रचार है या जो उन्हें समर्थन मिल रहा है उसे लेकर कितना वो मानकर चल रहे हैं कि किस ऊंट करबट बैठने वाला है, इस सब को आज 4 PM ने नापा है। 4 PM ने यहाँ जो सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, बीजेपी की प्रत्याशी बाबूलाल गौर जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस सीट को लंबे अरसे तक लगातार जीता है और उनके देहावसन के बाद कृष्णा गौर इस सीट को भाजपा के लिए लगातार जीत रही हैं। उनसे बात की है। कांग्रेस हर चुनाव में प्रयोग करती है, इस बार भी एक प्रयोग किया है। कांग्रेस ने रविंद्र साहू, एक युवा नेता हैं, उन्हें टिकट दिया है। इसके पहले भी कई बार अलग अलग चेहरे यहाँ उतारे गए हैं अलग अलग समीकरणों के साथ, लेकिन सफलता मिल नहीं पाई है। हमने रविंद्र साहू से भी बात की है। दोनों ही दलों के प्रमुख दावेदारों ने क्या दावे किए हैं, आइए सबसे पहले हम आपको दिखलाते हैं कि क्या उनके दावे हैं, क्या वो मानकर चल रहे हैं, क्या जनता से वो वादे कर रहे हैं और कितना विश्वास उन दोनों में है। यहाँ और कोई दल ऐसा नहीं है जो इन दोनों के खेल को बिगाड़ पाए। जैसा मैंने कहा, सीधा मुकाबला है। तो सबसे पहले हम सुनाते हैं आपको कृष्णा गौर यहाँ क्या दावा कर रही हैं इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर, क्या वो मानकर चल रही हैं। सबसे पहले सुनिए कृष्णा गौर को। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश की सबसे ऐसी हॉट सीट पर हूं जहां से बीजेपी कभी चुनाव नहीं हारी है। 1972 से यह सीट लगातार बीजेपी के पास है। ये सीट है पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के जमीनी नेता जो रहे बाबूलाल गौर जी के पास ये सीट हुआ करती थी। इस सीट से वो लगातार जीतते रहे। ये जो गोविंदपुरा क्षेत्र है भोपाल का, मजदूर से मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने इसी सीट से तय किया। बाबूलाल गौर जी आज नहीं है। ये सीट अब उनकी पुत्रवधू कृष्णा गौर जी इस सीट को लगातार जीतती रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कृष्णा गौर जी हैं। हम कृष्णा गौर जी से बात करेंगे कि क्या कुछ पा रही, क्या कठिनाई है या किस तरीके का दृश्य यहाँ पा रही है। कोई कठिनाई नहीं है। साल के 365 दिन मैं जनता के बीच में रहती हूँ और इसलिए चुनाव में जनता भरपूर आशीर्वाद देती है। 5 वर्षों तक एक दिन ऐसा नहीं होगा जब मैं घर में बैठी होंगी। क्षेत्र की जनता के छोटे से छोटे कार्यक्रम हो, छोटा सा आयोजन हो, छोटी सी समस्या हो, जब भी आवाज आती है मैं उनके बीच में उपस्थित होती हूँ। एक विश्वास हमारे बीच में, इस परिवार के बीच में बहुत बड़ा है, जिसके कारण इस क्षेत्र की जनता बार बार हमको आशीर्वाद देती है। मुझे लगता है कि मुझे ये मंत्र अपने मेरे बाबूजी से मिला है। मैंने बाबूजी को काम करते हुए देखा है किस प्रकार से वो छोटे से छोटे व्यक्ति के बुलावे पे भी, छोटे से निमंत्रण पे भी पहुंच जाते थे, परिवार के साथ बैठते थे, भोजन करते थे, साथ मिलते जुलते थे और एक अलग संबंध उनके हर परिवार से बने थे। उसी मंत्र को आत्मसात करके मैंने भी राजनीति में प्रवेश किया था और आज वैसा ही प्रतिसाद जो बाबूजी को मिलता था मुझे भी मिल रहा है। आप क्या कुछ ऐसे काम थे जो आपको लगातार इस क्षेत्र को आप विकास करती नहीं है, लगातार इस क्षेत्र को आप कुछ ना कुछ सौगातें इस क्षेत्र को मिलती रही हैं, क्या कुछ आज है कि जो आपके मन में है कि ये चीजें और करनी है, चीजें और होनी है? तो बहुत करना है, बहुत किया है, बहुत करना है। विशेष रूप से जो किया है हमने, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी 1000 करोड़ की लागत से संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण है, जो मेरे क्षेत्र की अभूतपूर्व उपलब्धि है। 100 करोड़ की लागत से CM राइज स्कूल का निर्माण हो रहा है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्कूल है। 100 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मैंने अपने क्षेत्र में तैयार करा, जो लोगों की सेवा के लिए खुलवाया है।
18 वार्ड है गोविंदपुरा में, 18 वार्डों में संजीवनी क्लिनिक खोले गए, जो आज लोगों की स्वास्थ्य सुविधा बहुत बड़ी सुविधा बन रहे हैं। और उसके साथ ही साथ फ्लाईओवर्स, 8 फ्लाईओवर्स का निर्माण कराया, मास्टर प्लान की सड़कों का जाल बिछाया, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया। तो सौगातों के नाम पर इतना कुछ है कि अब समय कम पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन अभी भी मेरे मन में जो करने की ललक है, उसमें आने वाले 5 वर्षों में निश्चित रूप से एक IIT या IIM मेरे क्षेत्र में खुले, ऐसी मेरा सोच है, विचार है। और इसके साथ ही साथ एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम हो, एक कल्चरल हॉल हो, ये कमी हमारे यहाँ महसूस की जाती रही है। और आने वाले समय में पूरे गोविंदपुरा की प्रत्येक कॉलोनी को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ने का काम अमृत फेज 2 योजना के माध्यम से हम करने जा रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र की एक बड़ी नासूर होती समस्या से मुक्ति दिलाएगी। तो मुझे आने वाले समय में निश्चित रूप से काम करना है। प्रत्येक कॉलोनी में इंडिविजुअल नर्मदा जल का कनेक्शन भी पहुंचाना है। अभी बल्क कनेक्शन पहुंचाया, अब हम इंडिविजुअल कनेक्शन पहुंचाएंगे। इस वक्त जो माहौल है, आपके सामने जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदी कितने, क्या चुनौती है? उनको लगता है कुछ चुनौती मानती है प्रतिद्वंदी को? कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, कुछ कॉस्ट इक्वेशन की बात होती है, कॉस्ट को लेकर जो कुछ कांग्रेस ने प्ले किया, ये सीट कितनी बार बहुत प्रयोग सफल नहीं, इस बार क्या देखें? बिल्कुल, यहाँ पर कास्ट इक्वेशन बिल्कुल नहीं होती है। इतने सालों से पूजनीय बाबूजी यहाँ पर नेतृत्व करते रहे हैं, और अगर बाबूजी की कास्ट के लोगों का, परिवारों की यहाँ पर संख्या देखें तो मुश्किल से 400 परिवार भी नहीं है। उसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता कास्ट इक्वेशन को नहीं मानती। वो सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधि का समर्पण भाव देखती है, वो जनप्रतिनिधि की कार्यशैली देखती है, वो जनप्रतिनिधि का व्यवहार देखती है, वो विचारधारा देखती है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बाबूजी ने भी इन्हीं सारी विशेषताओं को आगे रखते हुए इस क्षेत्र में अपना स्थान बनाया था, और आज मुझे भी जो सम्मान मिल रहा है इन्हीं कारणों से मिल रहा है। किन मुद्दों पे आप वोट मांगे? क्या क्या मुद्दे, कुछ तो आपने गिनाया, लेकिन स्टेट लेवल के इशू, नेशनल लेवल के क्या इशूज आप मानते चल रहे हैं जो आपको सहयोग कर रहे हैं? हमारी कोशिश लगातार यही रही कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिले, जिसके लिए लगातार हमने कोशिश की। और सबसे ज्यादा हमारा गरीब वर्ग, मध्यम वर्गीय वर्ग परिवारों को हमने लाभ देने का काम किया। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ BHEL की टाउनशिप है। BHEL का बड़ा कारखाना है, बड़ी संख्या में BHEL एम्प्लॉई है, ठेका श्रमिक है, सोसाइटी वर्कर्स है। इनकी लड़ाई हम लगातार लड़ते हैं। तो आने वाले समय में हमारे BHEL के वर्कर्स है, सोसाइटी वर्कर्स है, नेशनल हमारे रेगुलर एम्प्लॉई है, इनकी लड़ाई, क्योंकि अभी कुछ उनके वेतन कटौती का मामला आया है जो कॉर्पोरेट ऑफिस से हुआ है, उसके लिए भी हमने हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर चर्चा करके उस मामले को अभी स्थिति में ले आए कि बहुत जल्द इनकी वेतन कटौती रुक जाएगी। तो हमारे क्षेत्र के बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं, तो हमें कई बार केंद्र सरकार के पास भी जाना होता है। ध्यान रखिएगा। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में हमारी कोशिश यही है, हमारे नेशनल इश्यूज जो होते हैं वो भी हम रेज करते हैं। हमारे प्रादेशिक स्तर के सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार के जितने भी विकास कार्य हैं जो कराए हैं, उन सबको लेकर जनता के बीच में हम जा रहे हैं। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की बहुत जागरूक जनता है, वो सब समझती है कौन सी सरकार काम करती है, कौन सी सरकार काम नहीं करती है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में अपना आचरण दिखाया, गोविंदपुरा के जागरूक जनता ने बहुत खुली आंखों से इसको देखा है, और इसलिए गोविंदपुरा में कमल के सिवा कभी और कुछ मिल ही नहीं सकता। सुना आपने कृष्णा गौर ने क्या दावा किया? वो कह रही है उन्हें कोई चुनौती नहीं है। पुनः इस बार ऊंट बीजेपी की करवट बैठने वाला है, न केवल गोविंदपुरा बल्कि मध्य प्रदेश की सीट जीतने का वे दावा कर रही हैं। अब हम सुनवाते हैं उनके मुख्य प्रतिद्वंदी रविंद्र साहू क्या दावा कर रहे हैं। रविंद्र साहू को भी मैं इस वक्त खड़ा हूं मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक गोविंदपुरा क्षेत्र में। इस सीट पर कांग्रेस ने प्रयोग किया है इस बार। रविंद्र साहू एक युवा लीडर हैं जिन्हें टिकट दी गई है। हम बात करते हैं उनसे, क्या कुछ उनके समक्ष चुनौतियां पेश आ रही हैं, क्या वो मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे। हमारे साथ है रविंद्र साहू। रविंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। किस तरह के
कठिनाइयां पेश आ रही हैं, क्या आपके सामने चुनौतियां आप पा रहे हैं? क्योंकि ये सीट परंपरागत समय से 72 से अब तक कांग्रेस के हाथों में नहीं है पाई, बहुत सारे प्रयोग हुए, फिर एक नया प्रयोग है, क्या आप कहेंगे पहले? देखिए, चुनौतियाँ जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमेशा सामने, क्योंकि 50 साल लंबा समय होता है, 50 साल से एक ही परिवार और एक ही पार्टी का जनप्रतिनिधि रहे हैं। चुनौतियाँ जो भी रही हों 50 साल में, लेकिन इस बार चुनौती मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन है। हम लोगों ने पिछले 4.5 साल में इस पूरी विधानसभा में, चाहे कोरोना काल हो या और भी उसके बाद का समय रहा हो, हमने जनता के समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ी है। कोरोना काल में हमने 3.5 महीने अपनी जान पे खेल के घर घर बस्तियों में, गरीब बस्तियों में खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया। तो ये सब हमने जो काम किए उससे जन समर्थन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मेरा आज 7वां दिन है प्रचार का, और हमने लक्ष्य रखा था कि पैदल प्रचार करेंगे। रोज़ 15 से 20 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। 80% 70% बात कंप्लीट हो रहा है, जो 30% रह जा रहे हैं। हमने सोचा आखिरी के 1-2 दिन हमें बचेंगे तो हम वो गाड़ी से करेंगे। तो जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। मैं कॉलोनियों में जा रहा हूँ तो जनता ने 50 साल का जो विकास की पोल खुल गई है। इस बार हुआ क्या है कि अभी तक झूठे विकास को दिखा के वोट जनता से लिए गए हैं। इस बार हमने जो 4.5 साल मेहनत की थी, जनता तक हम पहुँचे उनकी समस्या लेके, तो उसकी वजह से जनता को आक्रोश भी बहुत ज़्यादा आया पार्टी के खिलाफ, जनता पार्टी के खिलाफ, उनके विधायक जी के खिलाफ। तो इन सब जन समस्याओं को लेकर हमने जनता के बीच गए तो बहुत अपार समर्थन मिल रहा है। आपने कहा कि झूठे वादे हुए, झूठे दावे हुए, आप जो विकास की पोल खुली, क्या आप किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? क्या साहू रविंद्र को किन मुद्दों पर वोट देना चाहिए जो मतदाता है? देखिए, 50 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। 3 पीढ़ी किसी परिवार की हो जाती है। 50 साल में तो पेरिस बना देना चाहिए। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 से 76 साल हुए हैं, 75 ईयर हुए हैं। देश की स्थिति अपन ने देखी, क्या नींव रखी गई, तो आज नींव पर बढ़िया देश जिस स्थिति में पूरे विश्व के पटल पर है। ऐसे ही गोविंदपुरा को 50 साल में एक पेरिस जैसा सजा देना चाहिए था। एक बड़ी इंडस्ट्रियल हब है, बड़ी BHEL यहाँ पर है, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। उसके बाद भी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। BHEL होने के बावजूद 70% क्षेत्र का विकास तो BHEL करता है। गोविंदपुरा इंडस्ट्री एरिया में जो जन सुविधाएँ होनी चाहिए, जो सरकार का लाभ प्राप्त होना चाहिए, कोई बड़ा ऐसे कोई इंडस्ट्री की स्थापना नहीं हुई जिससे यहाँ रोजगार मिले लोगों को, ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा। सड़क की तो ये स्थिति है, 800 से 900 अवैध कॉलोनियाँ भी है। झूठे वादे करते रहे कि अब कॉलोनी को वैध किया जाएगा, आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। वो सब सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। तो सबसे पहले तो हमने तो ये हमारे घोषणा पत्र में भी मैंने अपने खुद के पर्सनल में लिखा है कि सबसे पहले आके अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, जिससे सरकारी योजनाओं को उन कॉलोनी वासियों का लाभ मिले। क्योंकि जब मैं प्रचार पे गया तो कॉलोनी के अंदर तो जो जन सहयोग से काम किए गए तो वो 1 नंबर थे। जब हम रोड के बाहर आते हैं तो महिलाएं ये कहती थी कि रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं कॉलोनी रोडों पे। वहाँ रोड नहीं बने। नर्मदा जी के जल का वादा किया गया था, 20 साल हो गए उसको वादे को, कि हर घर नर्मदा जी जल पहुँचाए। 70% कॉलोनी में नर्मदा जी का जल नहीं पहुँचा है। सीवेज बहुत बड़ी समस्या है। जैसे हम जिस वार्ड में आज आप आए हैं, यहाँ सीवेज और नाला और पानी और सड़क, 4 समस्या बहुत बड़ी है। कुछ एरिया ऐसे है जहाँ नाले और घर बिल्कुल बराबर से बह रहे हैं। जैसे ही बारिश होती है तो 8-9 फीट तक वो घर डूब जाते हैं। लोग बीमारियों से त्रस्त हैं। रोजगार मैंने 1.5 साल पहले सर्वे कराया था, 10,000 युवा इस सिर्फ गोविंदपुरा के बेरोजगार हैं। तो इसी सब जन समस्याओं को लेकर अतिक्रमण बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे BHEL में जितने भी भाजपा के लोग थे, सब ने कब्जे कर रखे। करोड़ों रुपए की ज़मीन पे अवैध कॉलोनियाँ काट दी हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि सब मिले हुए थे ना। सबका 60-60 पैसे लेते थे, सबका सेटलमेंट था। कॉलोनियाँ काट दी अवैध रूप पे। सरकारी स्कूल जो बने उनकी व्यवस्था इतनी ख़राब है, बच्चों का ना एडमिशन होता है, गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहा है, मध्यम वर्गीय के बच्चे पढ़ नहीं पा रहा है। एक हमने सरकारी स्कूल को भी अपने योजना में रखा है कि उनको भी व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे बच्चे उच्च शिक्षा ले सकें। सरकारी अस्पताल पिछले 50 साल में एक सरकारी अस्पताल नहीं दे पाया। और जब आप चुनाव हारने की कगार पे आने लगे तो आप घोषणा वीर करके 100 बिस्तर का अस्पताल घोषणा करते, जिसका कोई अता पता नहीं है। आप झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। इतना विरोध है, कल कृष्णा गौर जी की गाड़ी को करारिया गांव में उतरने नहीं दिया। आप वीडियो वायरल हो गई है, पूरे देश की और प्रदेश की और क्षेत्र की जनता देख रही है। खेजड़ा गाँव में भगा दिया गया। अब इन सब से बौखला के विधायिका जी कुछ भी बोल रही है। मजदूर से मुख्यमंत्री, पेरिस जैसी सड़कें,
जो सारी की सारी चीजें, आप कहें पोल खुल गई है, क्यों फिर हार जाती रही है यहाँ से, क्यों नहीं कांग्रेस को सफलता मिलती रही है? मैंने बताया ना कि झूठे वादे करके दिखाते रहे, जनता से लड़ नहीं पाए हम लोग। हमने 4 साल लड़ाई लड़ी, जनता की समस्या को जब पकड़ा तो जनता को लगा कि नहीं, इस बार हम मुद्दे लेके जा रहे हैं, तो जनता का समर्थन मिल रहा है। आप फील्ड पे चलिए मेरे साथ, आपको समझ में आएगा। क्योंकि मुझे यहाँ, मैं जिस क्षेत्र में गाँव यहाँ की कम से कम 1000-1500 महिलाएं मुझसे डायरेक्ट टच में। उन महिलाओं को मैं क्षेत्र में आया, उनकी समस्या को सुना, कुछ धार्मिक यात्राओं पे भी ले गया, तो 1 to 1 मेरा उनसे संपर्क हुआ, उसका मुझे फ़ायदा मिल रहा है। लाडली बहना योजना कुछ कठिनाई पैदा कर रही? आपने फिर बोला कि झूठे। 18 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री जी सो रहे थे। जब उन्हें लगा कि मध्य प्रदेश हाथ से जा रहा है, 3 महीने पहले लाडली लक्ष्मी योजना की आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो होने वाले हैं 3 दिसंबर को, उनने 5 साल के लिए पूरे 1500 रुपये एक महिला के अकाउंट में जाएंगे। तो हम कांग्रेस पार्टी के जितने शीर्ष नेता और कांग्रेस पार्टी कभी झूठे वादे नहीं करती है। 5 साल उसका लाभ मिलेगा। ये 3 महीने के लिए, ये तो वोट खरीदने वाली बात हुई। हम लोग वोट खरीदना, हम तो जनता की सेवा के लिए जाए। जो भी घोषणा है वो 5 साल के लिए। रविंद्र साहू को तकलीफ में क्या नहीं है? आपको न केवल कृष्णा गौर, एक ऐसा स्थापित क्षेत्र, साथ साथ सरकार, मशीनरी, क्या कठिनाई? देखिए, मैंने भैया एक बार बोला आपसे अभी कि जीवन में कोई भी लक्ष्य पाने में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अंदर जुनून हो और ईमानदारी हो तो वो लक्ष्य आसान हो जाता है। मेरे को कोई कठिनाई नहीं आ रही। मेरे को जनता का इतना अपार समर्थन, सिर्फ एक ही कठिनाई मिल रही है, मुझे समय कम मिला है। इतना बड़ा क्षेत्र है, 4 लाख वोटर है, 2 विधानसभा लड़ रहा हूँ अकेला। कभी मुझे 2 महीने पहले पार्टी घोषित कर देती तो जो मेरे को क्षेत्र में पहुँचने में कठिनाई आ रही, सिर्फ वही एक कठिनाई, क्योंकि हर घर में चाहता था पैदल जाना। मैं उसमें 70% तो पास हो गया हूँ। कभी मैंने सोचा 2-1 दिन बचते तो वो बचा क्षेत्र भी करूँगा, लेकिन मैं जन समर्थन के लिए हर घर पैदल जाने का मैंने एक संकल्प लिया और मैं उसमें प्रयासरत हूँ। मैं गाड़ी में नहीं बैठता हूँ, घर घर जा रहा हूँ, कॉलोनियाँ हो या कुछ भी हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता को ये बताए, जब मैं अभी पैदल चल के आपकी लड़ाई लड़ सकता हूँ, कभी आपने जनप्रतिनिधि बनाया तो उसकी जो मेरी स्थिति आज मैंने पैदल की बनाई, अगली बार जब मैं विधायक बनूंगा तो पैदल के रूप में आपके बीच आके हर जन समस्या का समाधान करूँगा, क्योंकि 1 to 1 रह पाऊँगा। गाड़ी में बैठ के हाथ जोड़ के क्षेत्र में ऐसे निकल जाऊँगा तो कभी जनता की सेवा नहीं कर पाऊँगा। आखिरी सवाल, कृष्णा गौर कह रही कोई चुनौती नहीं है, और कांग्रेस ने तो ये कहा है शायद वॉकओवर हो गया है इस सीट से, इस पे क्या आप कहेंगे फाइनली? देखिए, कभी चुनौती नहीं होती तो कल उनकी गाड़ी पे हमला नहीं होता, खेजड़ा से उन्हें भगाया नहीं जाता। और वो बरगलन जो हर कुछ भाषण चल रहा है, उनकी स्पीच चल रही है, हेट स्पीच, जिसके खिलाफ हमने एक आवेदन, 2 आवेदन भी हमारा चुनाव आयोग में लग रही है FIR के लिए, धर्म के को लेके वोट मांग रहे हैं। तो ये उनका बरगलानापन है, और जो वो घबराहट है, लोगों को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मेरा बहुत समय ख़राब आ रहा है, मुझे मदद कर दो। ये हमारे पास फ़ोन मैसेज आ रहा है, और इसलिए घबराए हो, दिखाना कुछ है, करना कुछ है। मैंने आपसे बोला, मैं ना डर रहा हूँ, ना घबरा रहा हूँ, ना मुझे कठिनाई दिख रही। मेरा एक ही लक्ष्य है, इस विधानसभा को जीत के जनता की जनसेवा करना। और मैं जनता के बीच ना नेता बन के जा रहा हूँ, उनका बेटा और भाई बन के जा रहा हूँ। वॉकओवर जैसी कोई बात नहीं, शायद किला ध्वस्त होगा इस बार। जनता जनार्दन तय करेंगे, ईश्वर तय करेगा, और मेरे को 100% पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम इतिहास रचने वाले हैं। ये थे रविंद्र साहू, जिनका साफ कहना है कि इस बार बीजेपी के जो भी मुगालते हैं वो दूर कर देंगे, यहाँ नया इतिहास रचा जाएगा। ये क्षेत्र भले ही कृष्णा गौर का या बाबूलाल गौर का रहा हो, अब इस बार एक नई इबारत, नया पन्ना यहाँ लिखा जाएगा जो नज़ीर बनेगा। कृष्णा गौर भले ही कह रही है कि उन्हें कोई चुनौती नहीं है, चुनाव उनके लिए आसान है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उन्हें वो किसी तरह की कठिनाई नहीं मान रही है, क्षेत्र की जनता के साथ होने की बात कर रही है। लेकिन क्षेत्र की जनता कई सारे सवाल खड़े कर रही है, प्रश्न पूछ रही है कि आखिर 50 सालों में क्या हुआ है क्षेत्र में, उनकी अपनी समस्या क्या क्या है, ये भी वो जनता गिनवा रही है। क्या कुछ जनता कह रही है, ये भी आप जनता की जुबानी सुनिए। क्या है समस्याएं, क्या है? नाली जो गंदा पानी जो सड़क पर बह रहा हो, जो नाली नहीं बनवाई। यहाँ तो 50 साल से तो बीजेपी है। बीजेपी है, वो कृष्णा गौर है, बाबूलाल गौर रह चुके, मतलब नाली नहीं बनी अभी तक। तो वो तो मुख्यमंत्री भी रहे यहाँ के। हाँ रहे, कोई कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। वो तो कहते हैं विकास की गंगा भाई। आपके सामने जो गंगा बह रही है, गंदगी की नाली की गंगा बह रही है। गोविंदपुरा क्षेत्र के बहुत बुरे हाल है, इतने बुरे हाल हैं कि पानी भरा जाता है, बाढ़ आती है, नली नाले का आश्वासन दिया है लेकिन अभी तक बने नहीं है। 40 वर्षों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी आश्वासन देती है लेकिन काम नहीं कर पाती है। ये रोजगार स्वरोजगार है, कुछ नौकरियां भी मिल रही हैं। बच्चे तो परेशान है कि पटवारी की परीक्षा में धांधली हो रही है,
पटवारी की परीक्षा में धांधली हुई, ये तो हम भी मानते हैं। सरकार पारदर्शिता तो नहीं है भाई। आपने सुना दोनों ही उम्मीदवारों के क्या दावे हैं, कितना विश्वास है अपनी अपनी जीत को लेकर। ये चुनावी रंग है। ये वो विधानसभा सीट, जैसे मैंने बताया, ये गोविंदपुरा विधानसभा सीट है। 1972 से इस सीट को बीजेपी ने नहीं हारा है। जनता पार्टी के वक्त से ये सीट बीजेपी के पास थी और बाबूलाल गौर ने बीजेपी का ऐसे अवैध किला बनाया और कृष्णा गौर ने उसे बरकरार रखा है। इस बार जो हालात हैं या जो दावे हैं, उन दावों के बीच आम जन चूंकि मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार की बात कर रही है, तो गोविंदपुरा में सीट कौन जीतेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला तो 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आने के बाद ही होगा। लेकिन दावे और प्रतिदावे हो रहे हैं, चुनावी रंग है जो हमने आप तक पहुंचाया। 4 PM मध्य प्रदेश, जो भी मध्य प्रदेश के चुनावी रंग है, हर रंग आप तक पहुंचा रहा है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम फिर किसी नई वीडियो, किसी नए क्षेत्र की थाह लेते नजर आएंगे। हमारा ये मध्य प्रदेश का चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।